बहुत से पेशेंट मेरी क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मुझे आईवीएफ नहीं कराना, क्या मैं वैसे ही प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? जी हाँ, आप वैसे भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। केवल इवैल्यूएट कराने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डॉक्टर बीना मुक्तेश, क्लिनिकल डायरेक्टर, मदरहुड हॉस्पिटल एंड सिल्वरली फर्टिलिटी सेंटर, गुड़गांव। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर पेशेंट जो भी फर्टिलिटी यूनिट में आता है को आईवीएफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। सेलेक्टेड पेशेंट्स ही होते हैं जिन्हें आईवीएफ की ज़रूरत होती है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं या मैं क्या करूं जिससे मेरी प्रेगनेंसी बिना आईवीएफ के हो जाए। मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिसका ध्यान अगर आप रखेंगे तो हो सकता है आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए, आईवीएफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा, चाहे आप आईवीएफ लें या ना लें, लेकिन इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है प्रेगनेंसी स्पर्म, एग, यूट्रस और जनरल एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण होती है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती तो आप किसी भी फर्टिलिटी यूनिट में जाकर, जैसे आप अभी मेरे पास आए हैं, इस बात का पता लगाइए कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे मुझे नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आप जानिए और पता लगाइए कि क्या आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। हर पेशेंट को महीने में एक बार ओव्यूलेशन होता है और वो एक 24 आवर्स के लिए रहता है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या मुझे ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे पता लगाएंगे कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। पहला, ओव्यूलेशन किट्स आती हैं, ओव्यूलेशन ऐप्स आते हैं और आप अल्ट्रासाउंड करा के भी देख सकते हैं कि क्या आपको ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी कैसे लगेगी? ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा है, इस बात का पता लगाना पड़ेगा। कई बार हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ओव्यूलेशन होने में प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज प्रोलैक्टिन का हार्मोन बहुत हाई हो गया। अगर प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है तो हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर आप फर्टिलिटी यूनिट में जाते हैं और आपका प्रोलैक्टिन हाई मिला और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ऐसी मेडिसिन दी जा सकती है जिसके कारण प्रोलैक्टिन लो आ जाएगा और आपको ओव्यूलेशन हो जाएगा। हो सकता है थायराइड बहुत बढ़ा हुआ हो, इसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और अगर हो भी रही हो तो इमीडिएट अबॉर्ट हो रहा हो जो आपको पता भी नहीं लगता। थायराइड की मेडिसिन दी जाएगी जिससे थायराइड कम हो जाए और आपको नॉर्मल ओव्यूलेशन होने लग जाएगा। कई बार हमारे ओवेरियन हार्मोन इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता। पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, दो तरह की पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ओव्यूलेशन होता है और दूसरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर आपको पता लगा कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी जिसके कारण आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज का हार्मोन बैलेंस हो जाएगा और ओव्यूलेशन होने लग जाएगा। तो अगर आप इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे कि क्या रीज़न है, मुझे प्रेगनेंसी नॉर्मल वे में क्यों नहीं लग रही, तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या रीज़न है। आप सोचते हैं कि मैं साल से ट्राई कर रही हूँ, 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी नहीं लग रही, लेकिन आपने इवैल्यूएशन तो कराया ही नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेशेंट पूछते हैं कि हमें किस टाइम पे इंटरकोर्स करना चाहिए। एक फर्टिलिटी विंडो होती है, इस फर्टिलिटी विंडो को हम कहते हैं कि इस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ और एग 24 आवर्स के लिए रहा। उस ओव्यूलेशन विंडो को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट की ओव्यूलेशन विंडो अलग अलग टाइम पे होती है। अगर आपके पीरियड्स लॉन्ग है, लाइक 35 डेज में या 40 डेज में होते हैं, तो आपका ओव्यूलेशन देरी से होगा। अगली साइकिल के 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। अगर मान लो आपका ओव्यूलेशन 21 डेज पे हुआ और आप 14 डेज मान के इंटरकोर्स कर रहे हो तो प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका फर्टिलिटी विंडो कब है।
अगर आपको पता लग जाता है कि आपकी फर्टिलिटी विंडो 21st डे और साइकिल पे है, तो आप 21st डे को मान के चलिए और उस टाइम पे इंटरकोर्स करिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्टिलिटी विंडो को जानना। ये भी आप ऐप से पता कर सकते हैं या आप ओव्यूलेशन किट से पता कर सकते हैं। और अगर और भी रिलायबल आपको चाहिए तो आप एक रेगुलर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं कि किस दिन आपकी ओव्यूलेशन होगा और आपकी विंडो कब से कब तक है। इस ओव्यूलेशन विंडो के दौरान आप हर बार आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ओव्यूलेशन विंडो आपको पता लग गई तो ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद आप रेगुलर इंटरकोर्स करिए, एक दिन छोड़ के इंटरकोर्स करिए। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको उस विंडो में होगी उतना प्रेगनेंसी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्हें ओव्यूलेशन विंडो का ही नहीं पता, गलत टाइम पे वो लोग इंटरकोर्स करते हैं, गलत टाइम पे वो जानते हैं कि हमारा इसी टाइम ओव्यूलेशन होना चाहिए, और जब उन्हें पता लगता है कि हमारी ओव्यूलेशन विंडो तो अलग है, तब वो उनकी आंखें खुलती है कि ये क्या, हमने तो कभी ये पीरियड यूज़ ही नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूलेशन विंडो क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि इंटरकोर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। किसी भी स्पेशल पोजीशन की, टांग ऊपर करके रखने की, आधे घंटे लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमीडिएटली उठ भी जाते हैं तो सीमन अंदर रहता है जो प्रेगनेंसी कर सकता है। ओनली थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि आप इमीडिएटली वॉशरूम जाके अपने वेजाइना को किसी डिटर्जेंट से ना धोएं या कोई स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस, बीटाडीन, सेवलॉन इस तरह का ना यूज़ करें सीमन को बाहर निकालने के लिए। अगर आपका सीमन कुछ टाइम भी अंदर रहता है, चाहे उसका वॉल्यूम कम भी हो, तो प्रेगनेंसी लग सकती है। इसीलिए कोई स्पेशल पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही काफ़ी टाइम लेटने की ज़रूरत होती, ना ही पिलो नीचे रखने की ज़रूरत होती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रेगनेंसी एग से बनेगी और स्पर्म से बनेगी। एग का हमने देख लिया, ओव्यूलेशन होता है या नहीं होता, फर्टिलिटी विंडो क्या है, पोजीशन और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अब आता है मेन पार्टनर। मेल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फीमेल। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो नेचुरल वे में प्रेगनेंसी लगना मुश्किल हो सकता है। लेकिन स्पर्म क्वालिटी किसे कहें हम? अगर स्पर्म क्वालिटी में वॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, पर थोड़ा कम है, जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे कम है, तो स्पर्म को बेटर करने की मेडिसिन दी जा सकती है। लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्पर्म फ्रीक्वेंटली आप मैस्टरबेट करके निकाल सकते हैं जिससे कि आने वाले स्पर्म की क्वालिटी बेटर हो। ये भी देखा गया है कि अगर बार बार मैस्टरबेशन करके स्पर्म थ्रो करते हैं तो आने वाली जो लॉट आता है वो कभी कभी बेटर होता है। लेकिन स्पर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपने 3 महीने का मेडिसिन दे के, लाइफस्टाइल चेंज करके देख लिया, उसके बावजूद भी अगर स्पर्म ठीक नहीं होता और वो उसमें बहुत ज़्यादा डिटियोरेटेड क्वालिटी है, तो आपको हो सकता है नेचुरल वे में प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप स्पर्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आपको फीमेल फर्टिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि फीमेल फर्टिलिटी तो पहले ही लो है और आप 3 से 6 महीने स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि स्पर्म क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई लेकिन एग्स है ही नहीं। अगर एग्स एकदम डिट्योरेट हो जाते हैं तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे कर सकते हैं? इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि मेल पार्टनर की स्पर्म को ठीक करने के लिए साथ ही साथ आप फीमेल का भी ध्यान रखिए, उसकी फर्टिलिटी भी लो नहीं होनी चाहिए। हमेशा फेलोपियन ट्यूब्स एग को उठाती हैं जब ओव्यूलेशन होता है, उनको मिडल ऑफ ट्यूब में लाती हैं और स्पर्म जब नीचे से ट्रेवल करता है, स्पर्म मिलता है तो फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी बनने लगती है। तो ट्यूब्स का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया HSG या SSG 2 तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी ट्यूब खुली हुई है या नहीं खुली हुई।
अब अगर आपकी ट्यूब खुली हुई है, मान लें आपकी दोनों ट्यूब्स खुली हुई हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं लग रही, लेकिन रिपोर्ट कहता है कि पेरीट्यूबल एडहेशन है। अगर ट्यूब के चारों तरफ एडहेशन है तो वो ट्यूब एग को उठा करके नहीं ला सकती, क्योंकि वो चारों तरफ से खुली हुई तो है लेकिन चारों तरफ से चिपकी हुई है, जिसके कारण वो एग को अपने उठा के डेस्टिनेशन तक नहीं ला पाती। तो ट्यूब, खाली ट्यूब का खुला होना ज़रूरी नहीं है, दोनों ट्यूब पेटेंट होनी चाहिए और फ्री स्पिल होना चाहिए, कहीं पे भी पेरीट्यूबल एडहेशन नहीं होनी चाहिए। कभी कभी रिपोर्ट में आता है ट्यूब्स पार्शली ब्लॉक्ड है। अगर पार्शली ब्लॉक ट्यूब होगी तो वो भी एग नहीं उठा पाएगी। हम सोचेंगे ट्यूब तो खुली हुई है, पार्शली ब्लॉक्ड है, लेकिन पार्शली ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि फ्री स्पिल नहीं है। फ्री स्पिल नहीं होने के कारण एग को निकालने, एग को अपने डेस्टिनेशन पर लाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी आता है एक ट्यूब खुली हुई है। डेफिनेटली जिस तरफ की ट्यूब खुली हुई है आप उसको ट्राई कर सकते हो। उस टाइम पे अगर उस तरफ ओव्यूलेशन होता है तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी और जिस तरफ की ट्यूब खुली हुई है उस तरफ आप 1 या 2 बार IUI करा के देख सकते हैं। पर कभी कभी एक ट्यूब खुली होने के कारण दूसरी ट्यूब भी अफेक्ट होती है, जिसमें वो पावर नहीं होती कि वो वहाँ से एग उठाकर ला सके। तो फ्री स्पिल ट्यूब में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप SSG करें या HSG करें। अगर आपकी ट्यूब अच्छे से खुली हुई है तो आप डेफिनेटली नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हैं, आपको IVF की कोई ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी ट्यूब्स तो बंद हैं, पर क्या हम सर्जरी करके अपनी ट्यूब को खोल सकते हैं? दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया नहीं है। ट्यूब इतनी पतली होती है, सुई की नोक के बराबर पतली होती है। अगर ऐसी ट्यूब को मेजर सर्जरी करके खोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा भी ब्लड अगर उस ट्यूब में आ गया तो फिर से बंद हो जाएगी। 80 to 90% ट्यूब्स विदिन 3 मंथ्स बंद पाई गई हैं। और अगर वो ट्यूब खुल भी जाती हैं तो उसके अंदर बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं सीलिया, वो सीलिया डैमेज हो जाते हैं, फिर वो ट्यूब वापस से एग उठाने के काबिल नहीं रहती। तो सर्जरी कराना, ट्यूब्स को ओपन कराना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगर किसी की ट्यूबेक्टमी हुई है और ट्यूब एक जगह से काटी गई है, उसको अगर एनास्टोमोसिस करके ज्वाइन करें तो फिर आप कह सकते हो कि आपकी ट्यूबल सर्जरी कामयाब हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ट्यूब को दोबारा से खुलवा कर नेचुरल प्रेगनेंसी करने से कहीं बेटर है कि आप IVF करा लें। आपकी मेजर सर्जरी बच सकती है। IVF में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ट्यूब खोलने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर भी हो सकता है प्रेगनेंसी ना लगे और आपको IVF ही कराना पड़े। बट अगर आपकी ट्यूब खुली है तो आप आराम से 2 या 3 साइकिल IUI करा सकते हैं या नेचुरल भी ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या आपकी ट्यूब खुली होने के कारण वो एग उठा पाती है कि नहीं है। ये भी एक नेचुरल प्रेगनेंसी करने का या IUI से प्रेगनेंसी करने का अच्छा तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, आपको IVF नहीं कराना, तो एज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। 5th एंड द foremost थिंग इज़ एज। अपनी एज का ध्यान रखिए। आप देखेंगे 30 के बाद फर्टिलिटी डाउन होती जाती है और 35 इयर्स के बाद सडन ड्रॉप होती है, और 8 इयर्स के बाद में तो बहुत कम फर्टिलिटी रह जाती है। अगर जैसे जैसे फर्टिलिटी कम होती जाएगी आपके पास में टाइम कम होगा नॉर्मल या नेचुरल कंसेप्शन करने का। आप इवैल्यूएशन कराइए, 35 से कम है, नेचुरली ट्राई करिए, IUI करिए, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करिए, पूरा कोशिश करिए कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन काउंसलिंग के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर 35 के बाद भी हम नेचुरल ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी और सक्सेस रेट और मेथड से भी कम हो जाएगा। ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें IVF करवाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो हम उस तरह से काउंसलिंग करके उनको आखिर तक कोशिश करते हैं कि आईयूआई करें या नेचुरल प्रेगनेंसी करें, लेकिन काउंसलिंग के बाद उन्हें पता होना चाहिए। ये नहीं बोलें कि आपने हमें बताया नहीं कि हमारी फर्टिलिटी इतनी डाउन हो जाएगी कि हमें बाकी मेथड से भी प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी। तो एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि आपको काउंसिल अच्छे से करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी एग और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्मोकिंग के कारण कभी कभी स्पर्म की क्वालिटी इतनी डिटेरियोरेट हो जाती है, उसके स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा, डीएफआई बहुत बढ़ जाता है, तो आपको स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी जो कि नेचुरल या नॉर्मल प्रेगनेंसी करने में आपको मदद नहीं करेगी। इसीलिए लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, स्मोकिंग नहीं करना। अगर आप चाहें तो हमने स्मोकिंग पे एक अलग से भी वीडियो बनाया है जो बताता है कि किस तरह से स्मोकिंग आपकी स्पर्म क्वालिटी को डिटेरियोरेट करता है। स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना, रिलैक्सेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नाइट स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, जिम जाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरी जिम के प्रोडक्ट, स्टेरॉइड्स वगैरह मत लीजिए। स्टेरॉइड्स आपकी स्पर्म क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सोच रहे हैं मैं तो स्ट्रेंथ के कारण स्टेरॉइड ले रहा हूँ, हाई प्रोटीन ले रहा हूँ, और फाइनली आप देखेंगे कि स्पर्म क्वालिटी बहुत डिटेरियोरेट हो गई। मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन से क्या बेनिफिट होता है? मेडिटेशन करने से हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, और अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो गए तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाता है, क्योंकि सारा खेल हार्मोन्स का है। अगर हार्मोन्स ही डिस्टर्ब होंगे, टेस्टोस्टेरोन की क्वालिटी बहुत कम होगी, एफएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा, तो हमें स्पर्म क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है। जिम जाना चाहिए, जिम से एक्सरसाइज होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया अननेसेसरी स्टेरॉइड्स या प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा शुगर वाली डाइट है, इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा शुगर, फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण बाकी हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, नेचुरल डाइट, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। प्रोटीन आप डाइट में ज़रूर लीजिए, बट बहुत एक्सेस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसी चीज़ें ना खाइए, जंक है, बाहर का खाना, लेट नाइट पार्टीज़, कंप्यूटर्स, ये लाइफस्टाइल को बिगाड़ने वाली बात है। और अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहेगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एग का फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं होता, एंड सब्सिक्वेंटली एम्ब्रियो भी अच्छा नहीं बनेगा। पीसीओडी कंडीशन होती है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि पीसीओडी को रेगुलेट करने की मेडिसिन आती है। ब्लड शुगर कम किया जा सकता है, इंसुलिन सेंसिटाइजेशन वाले ड्रग्स दी जा सकती हैं। नॉन ओव्यूलेटरी पीसीओएस जो है वो ओव्यूलेटरी पीसीओएस बन सकता है। ओबेसिटी, अपने वज़न को कम करने से ओव्यूलेशन होने लग जाता है। कई ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जिनका 10% भी अगर वेट कम हो जाए तो बहुत अच्छे से ओव्यूलेशन होने लग जाता है और नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने टाइम तक नेचुरल ट्राई करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर आप नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं, आईवीएफ बिल्कुल नहीं कराना चाहते, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एज में कंसेप्शन के क्या चांसेस हैं। 40% कंसेप्शन रेट होता है 30 इयर्स ऑफ एज में, 35 में बढ़ कर के वो 25 to 30% रह जाता है, और जब 38 इयर्स होता है तो 10% रह जाता है। अगर आपकी एज 38 इयर्स है और आपने ट्राई ही नहीं किया, आपकी लेट मैरिज हुई, तो डेफिनेटली आप नेचुरल कंसेप्शन कर सकते हैं। AMH वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी AMH कम है तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा टाइम आप नेचुरल ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आप नेचुरल करते करते, नेचुरल तो छोड़िए, आर्टिफिशियल चीज़ों से भी आपको कंसेप्शन ना हो। इसलिए AMH का ध्यान रखिए। अगर आपका बॉर्डर लाइन AMH है, मान लीजिए कम है लेकिन
1.5, 1.4, 1.2 है और आपकी एज 35 से कम है, स्पर्म बहुत अच्छे हैं, तो आप नेचुरल ट्राई कर सकते हैं। 1.4, 1.5 में भी IUI कर सकते हैं या नेचुरल ट्राई कर सकते हैं। बट अगर ये 0.2, 0.3 है और आपकी एज 38 है, स्पर्म क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अगर कोशिश करेंगे नेचुरल कंसेप्शन की, तो चांसेस 5 to 10% नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है, लेस देन 5% आई विल से। लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको IVF करके एम्ब्रियो पूल करना चाहिए। अब एक कैटेगरी पेशेंट्स की होते हैं जो कहते हैं कि हमें IVF बिल्कुल नहीं करना, तो हम उनको उस तरह से काउंसल करते हैं। उनकी सक्सेस रेट बताना हमारा काम है। नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, IUI कर सकते हैं, हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं, सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्यूब्स को चेक कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, ये ना बोलें कि नेचुरल कर रहे थे, आपने हमें बताया नहीं कि आपके पास टाइम कम है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। अपनी फर्टिलिटी आपके हाथ में है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, आपको IVF की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई छोटी सी चीज़ ऐसी हो जिसके कारण आप प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही हो और उसको करेक्ट करें, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए। हो सकता है आपको बड़े-बड़े एंडोमेट्रियोसिस हों, ओवरीज में बहुत बड़े-बड़े एम्ब्रियोज हो, फाइब्रॉइड्स हों, जो प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कर ही नहीं सकते, तो आपको पता होना चाहिए, आप नेचुरल ट्राई करिए, कोई मनाही नहीं है। आपको सिम्पटम्स नहीं है, आप नेचुरल ट्राई करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में मेरी सक्सेस रेट कितना है। तो टेक होम मैसेजेस, हर पेशेंट को IVF की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। हर फर्टिलिटी यूनिट केवल IVF नहीं करती। इवैल्यूएशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन कब होता है उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेशन होता है या नहीं होता ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मेल पार्टनर का इवैल्यूएशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओबेसिटी को वेट कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी ओव्यूलेशन के आसपास होनी चाहिए और आप फुल्ली काउंसिल होनी चाहिए। डिसीजन आपका है कि आप एंड तक नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं, आपने इवैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद भी आप IVF नहीं करना चाहते, तो आपका डिसीजन है। मिरेकल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि हम 38 पे आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, लेकिन आपको काउंसलिंग ज़रूरी है। तो आई होप आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए, आपको IVF की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े, आप अच्छे से इवैल्यूएट करके कॉज को ट्रीट करें और आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।